इराक की जंग की आग की लपटें लगातार हिंदुस्तान को झुलसा रही हैं। पहले इराक में फंसे भारतीयों की जान पर बनाई थी और अब हिंदुस्तान से नौजवान इराक की जंग में लड़ने के लिए अपने घर बार छोड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुंबई के 4 नौजवान आईएसआईएस से जुड़ने के लिए इराक चले गए हैं। आईएसआईएस आतंकियों और इराकी सेना के बीच चल रही जंग ने पूरे इराक को अपनी आग में जला दिया है। राजधानी बगदाद को छोड़कर मुल्क का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों की गूंज न सुनाई दे रही हो। और अब इसी जंग में कूदने के लिए चले गए हैं मुंबई के 4 नौजवान। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक अमन तांडेल, सलीम टांकी, आरिफ माजिद, फहर शेख नाम के 4 शख्स इराक में आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए अपना घर छोड़कर चले गए हैं। खबरों के मुताबिक ये चारों 23 मई को इराक में धार्मिक यात्रा करने के मकसद से बगदाद गए। इन लोगों के साथ 18 दूसरे जायरीन भी थे, लेकिन बगदाद पहुंचने के 2 दिन बाद इन्होंने इराक के एक और शहर फलुजाह के लिए एक टैक्सी ली और तब से इनका कोई पता नहीं। और इन लड़कों का फोन भी बंद हो चुका है। जब अपने बच्चों से संपर्क नहीं हुआ तो घर वालों की फिक्र बढ़ गई और उन्होंने पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उनके घर वालों ने बताया है कि उनके लड़के मिसिंग है। 24/5, 26/5 और 27/5 को अलग अलग डेट पे 4 लड़के मिसिंग है। तो जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो बाजारपेट पुलिस ने वो कंप्लेंट बाकायदा दर्ज की है। हैरानी की बात यह कि ये चारों लड़के तकरीबन 20 साल के थे और इनमें से एक आरिफ नाम का लड़का इंजीनियरिंग का छात्र था। कितने उम्र का? जवान इंजीनियर बोले तो फिर घर से बोल के गया है, उसको मैसेज करके गया है मैं जा रहा हूँ, अभी अपन जन्नत में मिले। 4 नौजवानों के इस तरह से घर परिवार छोड़कर इराक की जंग में शामिल हो जाने के चलते न सिर्फ इनके परिवार बल्कि आस पड़ोस में रहने वाले भी सकते में हैं। और पुलिस भी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर इन चारों की इस तरह आईएसआईएस से जुड़ने के पीछे वजह क्या थी। क्या ये चारों अपनी मर्जी से इराक गए या फिर इनके इराक जाने के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। जरा सोचिए, अचानक से जिगर का टुकड़ा घर छोड़कर चला जाए और फिर आए उसके जंग में कूदने की खबर। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन लड़कों के परिवार वालों पे क्या गुजर रही होगी। इन परिवारों के हालात ऐसे हैं कि ये दुनिया के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। आरिफ के परिवार को जब से अपने बेटे के इराक की जंग में जाने का पता चला है, तब से ये परिवार पड़ोसियों से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। पिता ने थाने में जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी है, लेकिन परिवार के सदस्य किसी से मिल नहीं रहे। घर के बाहर सन्नाटा पसरा है और आसपास के लोग भी किसी से इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं। इस वक्त मैं कल्याण के अंसारी चौक के उस मोहल्ले में खड़ा हूं जहां से एक डॉक्टर परिवार का एक इंजीनियरिंग का जो छात्र था, वो बताया जा रहा है कि वो इराक में आईएसआईएस की तरफ से मुठभेड़ में जा चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं 3 और लोग हैं जो बताया जा रहा है कि वो कुल मिलाकर ये 4 लोग जो हैं यहाँ से कल्याण और थाने से कुल मिलाकर 4 लोग वो इराक गए हुए हैं आईएसआईएस की तरफ से लड़ाई के लिए। पेशे से डॉक्टर आरिफ के पिता जहां एक तरफ लोगों का सामना करने से कतरा रहे हैं, तो उन्हें अपने बच्चे की फिक्र भी सता रही है। पिता चाहते हैं कि उनके जिगर का टुकड़ा कैसे भी करके वापस लौट आए। आरिफ के पिता एजाज माजिद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर अपने बेटे की सलामती के लिए इल्तिजा करना चाहते हैं। पिता एजाज माजिद के मुताबिक उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इनके बच्चे को बरगलाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे माता पिता भी अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि दूसरे बच्चे इस तरह कट्टरपंथी ताकतों का शिकार न बने। अगर ये नौजवान इस तरह अपना घर बार छोड़कर एक अंधी जंग का रुख नहीं करते तो शायद आज इनके परिवारों को यूं दर दर न भटकना पड़ता। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आईएसआईएस के साथ इराक की जंग लड़ने के लिए इस तरह 4 नौजवानों का देश छोड़कर जाने की खबरों से जांच एजेंसियां भी सकते में आ गई हैं और इस पूरे मामले की गहन तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाता है वो खत जो आरिफ माजिद ने अपने परिवार के लिए छोड़ा था। ये खत आरिफ के परिवार ने पुलिस को सौंपा है और पुलिस का कहना है कि इस खत में आरिफ ने अपनी बातें लिखी हैं।
इंजीनियरिंग करने वाले 20 साल के एक लड़के के जहन पर बगदादी जैसे आतंकी के नापाक इरादे कैसे काबिज हो गए? जो लड़का कल तक कॉलेज जाता था, आखिर वो कैसे जंग के मैदान में बंदूक उठाने के लिए तैयार हो गया? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इराक के लिए निकलने से पहले आरिफ ने अपने घर वालों के लिए एक खत छोड़ा था, और इस खत का मजमून बताता है कि आरिफ के दिलो दिमाग पर जिहाद का जुनून इस हद तक हावी हो गया था कि वो मरने मारने के लिए तैयार था। आरिफ ने अपने घर वालों को लिखा था, जब मैं आपको धूम्रपान करते, टीवी देखते, मजहब के नियमों को नहीं मानते देखता हूँ तो मेरा दिल रो पड़ता है। ऐसा करने से आप लोगों को दोज़ख की आग नसीब होगी। मेरी बहनें टीवी देखती हैं, वो संगीत सुनती हैं। ये सब शैतान के काम हैं और इनसे धर्म भ्रष्ट होता है। आरिफ के ये अल्फाज बताने के लिए काफी है कि 20 साल की ही उम्र में उसके अंदर कट्टर ख्यालों का जहर किस कदर घुल चुका था। आरिफ ने अपने खत में न सिर्फ घर वालों को उनकी जिंदगी के लिए कोसा, बल्कि साथ ही साथ उसने ये जिक्र भी किया कि वो इराक किस वजह से जा रहा है। जब मैं मरूंगा तो मौत का फरिश्ता मुझसे पूछेगा कि आखिर मैं अल्लाह की जमीन पर क्यों नहीं गया, इसलिए मैं इराक जा रहा हूँ। आरिफ और उसके साथी ऐसे अकेले हिंदुस्तानी नौजवान नहीं थे जो आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने के लिए गए थे। खबरों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे 4 और हिंदुस्तानी भी ISIS से जुड़कर इराक की जंग में लड़े थे, और इनमें से एक हिंदुस्तानी की मौत भी हो गई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि आरिफ और उसके साथियों का किसी कट्टरपंथी ने ब्रेन वॉश किया हो, जिसके बाद इन चारों ने ऐसा खतरनाक फैसला ले लिया। मुंबई से शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन। बरगलाए जाने और ब्रेन वॉश किए जाने से नौजवानों के भटक जाने का ये पहला मामला नहीं है। आतंकी संगठनों से जुड़े लोग मजहब के नाम पर नौजवानों के अंदर नफरत का नासूर भर रहे हैं, और फिर यही नासूर आतंक की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आरिफ और उसके साथियों ने ISIS से जुड़कर जंग में शामिल होने का फैसला क्यों किया, इसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों के वीडियो देखकर आरिफ और उसके साथियों ने बगदादी की तथाकथित जिहाद में शामिल होने का फैसला कर लिया हो। आतंकी संगठन अधिकतर इंटरनेट पर वीडियो जारी करते हैं। इन वीडियो में न सिर्फ अत्याचारों को दिखाया जाता है, बल्कि साथ ही साथ ऐसे पैगाम भी दिए जाते हैं जिनसे नौजवानों के अंदर नफरत भरी जाती है। क्योंकि इंटरनेट हर किसी की पहुंच में होता है और वीडियो कहीं से भी जारी किए जा सकते हैं। इसी वजह से वीडियो जारी करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है, और कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वीडियो को देखकर नौजवान भटके हैं। सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि इंटरनेट पर चलने वाली चैट साइट्स भी आतंकी संगठनों के प्रचार प्रसार का जरिया बनती हैं। इन चैट साइट्स पर आतंकी संगठनों से जुड़े लोग अपने चैट रूम बना लेते हैं, और फिर इन्हीं चैट रूम्स के लोगों के अंदर कट्टरपंथी जज्बातों को भरा जाता है। हालांकि इंटरनेट के जरिए इस किस्म के कंटेंट को रोकने के लिए हर देश में अपने मैकेनिज्म भी बना रखे हैं, लेकिन इंटरनेट पर ये संगठन बार बार कभी नाम बदलकर तो कभी IP एड्रेस और अपनी लोकेशन बदलकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देते रहते हैं। अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। इराक में जो संकट मंडरा रहा है उसकी जद में भारत ही नहीं, कई दुनिया के देश आ चुके हैं। यूरोप और अमेरिका के कई युवा लड़ाई में शामिल होने के लिए इराक पहुंच गए हैं। इराक में छिड़ी जंग से यूरोप और अमेरिका की हालत तो और भी खराब है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूरोप और अमेरिका से करीब 2000 लोग इराक में चल रही लड़ाई में शामिल होने के लिए गए हैं। इंग्लैंड के अधिकारियों का कहना है कि उनकी जानकारी में करीब 200 लोग सीरिया गए हैं। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि असल तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है। डेनमार्क से करीब 45 लोग सीरिया गए हैं। फ्रांस के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक वहां से 110 लोग सीरिया गए हैं और उनमें से बहुत से वापस भी लौटे हैं। सूत्रों की माने तो फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मीटिंग में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। दरअसल हाल ही में पेरिस में यहूदी म्यूजियम पर हुए हमले के पीछे ऐसे ही लोगों का हाथ होने की बात कही जा रही है जो सीरिया से लौटे थे।
जर्मनी का कहना है कि उसके यहाँ से 210 संदिग्ध चरमपंथी इराक के लिए निकले हैं, यानी खतरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के कई देशों में खौफ देखा जा रहा है। यूरोप के कई बड़े देश अब अपने नागरिकों की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। आईएसआईएस और तालिबान के हर कदम से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, ये मानना है कूटनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत का। उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने। इराक में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मेरे साथ विशेष मामलों के जानकार पुष्पेश पंत जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से इराक में हालात हमको देखने को मिल रहा है, देश के लिए कितना खतरा है? नहीं, मुझे लगता है कि देश के लिए सामरिक सैनिक खतरा नहीं है, किंतु हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो इसलिए है कि जब जितने दिन तक इराक में गृहयुद्ध चलता है, तेल की कीमतें ऊपर चढ़ती जाएंगी। और न केवल इराक में स्थिति अस्थिर और अराजक है, पड़ोसी सीरिया में भी वही हाल है। तो लगभग पूरा मध्यपूर्व इस समय उबाल पर है, और जब तक ये स्थिति चलती है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदेह है। और कहीं न कहीं आगे चलकर इसका कुछ नुकसान हमारी सामरिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। जब खिलाफत की स्थापना के बाद नए खलीफा ने ऐलान किया कि अब भारत भी उसके निशाने पर है, पाकिस्तान भी उसके निशाने पर है, जो मुल्क जहां मुसलमानों की आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है, उनको अगर वो निज़ाम मुस्तफ़ा वहां स्थापित करने के लिए बेकरार हैं, तो कहीं न कहीं हमें इसकी परेशानी का सामना भविष्य में करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी है कि बगदादी के साथ 18 भारतीय भी हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं। वो कहीं न कहीं भारतीय जो मुल्क है, देश अपना, वो निशाने पे उनके हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री की उसने बात की है और भारत में भी मुसलमान 21 करोड़ के आसपास रहते हैं। तो सवाल उठता है कि उसका निशाना भारत भी होगा। नहीं, देखिए, कौन भारतीय बगदादी के साथ लड़ते हैं ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। उनके साथ अमेरिकी भी लड़ रहे हैं, बरतानवी भी लड़ रहे हैं। और भारत में जैसा आपने फरमाया कि 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो उसका यदि आप 0.0001% भी करें तो फितूरी, जुनूनी, दिमाग खराब, उत्पाती, उपद्रवी, उग्रवादी की संख्या काफी होती है। तो 20 की संख्या ऐसी नहीं है कि इसको लेकर आदमी चिंता करें। मैं मानता हूं कि इस देश के 21 करोड़ मुसलमानों में लगभग 100% देश प्रेमी है, और किसी तरह का संकट उनके किसी मजहबी संस्कार के कारण इस देश को नहीं है। अगर है तो वो अमेरिका के CIA के कारण है, जिसने तालिबान की फौज पैदा की है, और अगर है तो उन उन्मादी जिहादी तत्वों से है जिनको वहाबी इस्लाम की आक्रामक संस्कृति में पनपाया है सऊदी अरब। पुष्पेश पंत जी थे मेरे साथ, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, जिनका साफ यही कहना है कि बगदादी से भारत को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। इराक में कत्लेआम मचाने वाला ISIS का सरगना अबू बकर बगदादी भी जब पहली बार कैमरे के सामने आया, तब भी उसने अपने इरादे जाहिर करने के साथ ही साथ दुनिया भर के लोगों से इराक की जिहाद में शामिल होने की अपील की थी। यही था वो लम्हा जब ISIS का चीफ अबू बकर बगदादी पहली बार कैमरे पर दिखा। इस वीडियो के सामने आने से पहले माना जाता था कि बगदादी कैमरे के सामने आने से परहेज करता है। इस वीडियो से पहले दुनिया ने बगदादी की सिर्फ 2 ही तस्वीरें देखी थी, और ये तस्वीर भी बहुत पुरानी थी। लेकिन इराक में एक के बाद एक शहर को तबाह करने और कत्ल गारत का घिनौना खेल खेलने के गुरूर में चूर बगदादी आखिरकार खुद दुनिया के सामने आया। बगदादी का कैमरे के सामने आना ही इस बात का सबूत है कि इराक के अंदर उसका वजूद किस हद तक बढ़ चुका है। इस वीडियो में बगदादी ने अपने लड़ाकों से कहा कि वो उनका सुप्रीम कमांडर है और अब जिहाद के लिए उनके लड़ाकों को मरने मारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इराक में अपने खूनी इरादों को एक के बाद एक अंजाम देता बगदादी दुनिया के लिए कितना खतरनाक बन चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने बगदादी के सिर पर $10 बिलियन का इनाम रखा है। ये किसी जिंदा आतंकी के सिर पर रखी गई दूसरी सबसे बड़ी रकम है, और अब बगदादी की ताकत हर चढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। 16 मई 2010 को मुखिया के तौर पर ISIS की कमान संभालने वाला बगदादी पहले से अलकायदा के कमांडर ओसामा बिन लादेन का मुरीद रहा है। लादेन की मौत के बाद बगदादी ने ओसामा की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। बगदादी भले ही ओसामा का मुरीद था, लेकिन उसके इरादे बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आतंक के इस आका का बस एक ही मकसद है, कट्टर इस्लामिक राष्ट्र तैयार करना। माना जाता है कि अबू बकर बगदादी के दुनिया भर में सक्रिय चरमपंथी संगठनों से संबंध है, और इन्हीं संगठनों के जरिए बगदादी आतंक की अपनी हुकूमत चलाने के लिए पैसा और हथियार जुटाता है, और दुनिया के सामने अपने इरादों का ऐलान कर उसने साबित कर दिया है
कि अब आतंक के इस साका के अंदर किसी का खौफ नहीं बाकी रह गया है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। आगे आपको दिखाएंगे कौन से आतंकी संगठन बगदादी से जुड़ने के लिए बेताब हैं। दुनिया भर से सिर्फ नौजवान ही नहीं आईएसआईएस से जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि अब पहले से आतंक की फैक्ट्री चला रहे दूसरे आतंकी संगठन भी आईएसआईएस के झंडे तले खड़े होने का दम भर रहे हैं। यह आतंकी संगठन हर कीमत पर बगदादी, उसके आईएसआईएस का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं। जितनी तेजी से बगदादी इराक में अपनी सल्तनत बढ़ाता जा रहा है, उतनी ही तेजी से दुनिया भर के आतंकी भी बगदादी से जुड़ते जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान के तहरीक खिलाफत का। तहरीक खिलाफत उन आतंकियों का गुट है जो किसी वक्त में अलकायदा के साथ थे, लेकिन अब ये आतंकी बगदादी की आतंक की जंग में उसका साथ देने के लिए खुद को कुर्बान करने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक खिलाफत फिलहाल पाकिस्तानी तालिबान के साथ मिलकर अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम दे रहा है, और इस संगठन के लड़ाकों का कहना है कि वो बगदादी को अपना खलीफा मान चुके हैं और अब बगदादी का हुक्म ही उनके लिए सबसे ऊपर होगा। पहले भी हो चुका है। पहले देखिए ओसामा बिन लादेन भी थे, वो भी कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। और अभी जो बगदादी आए हैं, बगदादी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो मैप सामने लेके आए हैं, उसमें हिंदुस्तान को भी अपने ऑब्जर्व कर लिए हैं। दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकी संगठन बोको हराम भी अब बगदादी की जुबान बोलता दिख रहा है। बोको हराम के चीफ अबू बकर शेकऊ का कहना है कि बोको हराम आईएसआईएस के उन सभी आतंकियों को सपोर्ट करता है जो सीरिया और इराक में अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि बोको हराम वही संगठन है जिसने कुछ महीने पहले नाइजीरिया में सैकड़ों लड़कियों को अगवा कर लिया था। नाइजीरिया में खून खराबा करने का जिम्मेदार भी बोको हराम ही है। बगदादी को पहले से ही सीरिया में लड़ रहे आतंकियों का समर्थन हासिल है। दुनिया के कुछ और कट्टरपंथी संगठन भी या तो पैसे या फिर हथियार से बगदादी की मदद कर रहे हैं। ऐसे में बगदादी नाम का ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अलकायदा की ही तरह बगदादी का आईएसआईएस भी ऐसी शक्ल अख्तियार कर चुका है जिसको अगर जल्द नहीं रोका गया तो दुनिया का एक मुल्क पूरी तरह तबाह हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। इराक की जंग दिन पे दिन भीषण होती जा रही, जहां एक तरफ आईएसआईएस इराक के कई शहरों को तबाह करता जा रहा है, वहीं अब विदेशी मदद के जरिए इराकी सरकार भी आईएसआईएस के पांव हर कीमत में उखाड़ना चाहती है। इराक की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों की गूंज लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ अपना कब्जा बढ़ाते हुए आईएसआईएस के आतंकी शहरों को बर्बाद करते जा रहे हैं, लेकिन अब आईएसआईएस को भी इराकी सेना और कुर्द लड़ाकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इराकी वायुसेना के विमान आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों में लगातार बमबारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों से आईएसआईएस आतंकियों के पांव भी उखड़ रहे हैं। इराक के अनबर प्रांत में तो कई इलाके वापस इराकी सेना के कब्जे में भी आ गए हैं। इन शहरों में अब सेना की टुकड़ियां दिन रात गश्त कर रही हैं और पहले जो स्थानीय लोग गोलीबारी की दहशत के चलते घर के बाहर कदम रखने में भी डरते थे, वो भी अब सड़कों पर निकल रहे हैं। सिर्फ इराकी सेना ही नहीं, बल्कि उत्तरी इराक में कुर्द फौजें भी बगदादी के आतंकियों के दांत खट्टे कर रही हैं। कुर्द लड़ाकों ने न सिर्फ मोसूल बल्कि किरकुक के इलाकों में भी आईएसआईएस की फौज को पीछे धकेल दिया है। खबरों के मुताबिक कुछ इलाकों में तो कुर्द लड़ाकों ने आईएसआईएस के असलहा को भी बर्बाद कर दिया है। आईएसआईएस को जंग में अब नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जिस जंग की शुरुआत इन आतंकियों ने की थी, उसने पूरे इराक को बर्बाद कर दिया। टीम न्यूज नेशन। इराक की ही तरह दुनिया का एक और इलाका जंग की तपिश में झुलस रहा है। एक छोटी सी चिंगारी ने इजराइल और हमास के बीच हमलों का दौर एक बार फिर शुरू कर दिया है। 2012 से ही दोनों ने युद्ध विराम अपना रखा था। फिर ऐसी कौन सी वजह पैदा हो गई जिसके बाद हवाई हमलों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता दें कि बगदादी के मुंबई कनेक्शन ने भारत को चिंता में डाल दिया है। दरअसल हमारे यहां के लोगों को जिस तरह से बरगलाकर बगदादी आईएसआईएस के साथ जोड़ रहा है, वो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं इजराइल के उस हमले की जो 6 दिन बीतने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ने छठे दिन भी गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी इलाकों पर अपना हवाई हमला जारी रखा, जिसमें 52 लोगों की जान चली गई। इसे मिलाकर अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है। बारूद बरसने की यह कहानी अचानक फिर क्यों शुरू हो गई, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल जून में इजराइल ने इस्लामिक संगठन हमस पर 3 इजरायली नागरिकों के अपहरण का आरोप लगाया था। जून के आखिर में इन तीनों का शव वेस्ट बैंक इलाके से मिला। इसके अगले ही दिन 16 साल के एक मुस्लिम युवक का शव जली हालत में जेरूसलम में मिला। बस इसी के बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर हमलों का दौर शुरू हो गया। युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायली हवाई हमले रुक नहीं रहे। मंगलवार से शुरू हुए हमलों में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास आतंकवादियों के अड्डों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में संभावित 400 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। गाजा पट्टी दोनों देशों के बीच लड़ाई का मैदान बनी हुई है, जहां जंग हवाई है तो तबाही भी ऐसी कि आम आदमी की रूह कांप जाए। बॉर्डर के पास के इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है, जहां नागरिक अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। – 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद इजराइल ने सीमा को सील कर दिया। हमास कहता है कि जब इजराइल सीमा खोलेगा तभी वो रॉकेट हमले बंद करेंगे, इसलिए दोनों तरफ से हमले होते रहते हैं। अमेरिका ने शनिवार को भले ही पेंटागन से जारी बयान में इजराइल के बचाव के अधिकार का समर्थन किया था, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे एलोन से बातचीत में लड़ाई बढ़ने पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की थी कि वे नागरिकों की जान बचाने के लिए शांति का कोई तरीका ढूंढें। उधर अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे ना झुकने की बात कहते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल हमास के शासन वाली गाजा पट्टी से उसकी जमीन पर होने वाले रॉकेट हमलों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। भले ही बाकी दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के खूनी संघर्ष को थामने की कवायद में लगी हो, लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ से जिस तरह से एक के बाद एक हवाई हमले जारी हैं, लगता नहीं कि ये लड़ाई जल्द रुकने वाली है। टीम न्यूज नेशन। तो जंग की ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि जो दुनिया गरीबी से ऊपर उठना चाहती है, विकास की ओर आगे बढ़ना चाहती है, शांति की बात करती है, वहां इस तरह के तत्व, खासकर बगदादी और आईएसआईएस जैसे संगठन आने वाले दिन में पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल भरा माहौल पैदा कर सकते हैं। सवाल यह है कि बगदादी को रोकेगा कौन, और जो बाकी आतंकी संगठन बगदादी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर ये सब एकजुट होकर एक मंच पे आ गए तो पूरी दुनिया के लिए ये नासूर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।